हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। पम्मा चौधरी 3 दिन से दफ्तर नहीं गई थी। बार बार आंखें भर आती थी। दफ्तर न जाने का कोई कारण भी तो होना चाहिए, बीमारी, बच्चों की बीमारी, मेहमान का आना आदि, परंतु ऐसा कोई कारण तो था ही नहीं। इसीलिए उसने कार्यालय में सूचना नहीं भेजी थी और न ही वहाँ फ़ोन किया था। बस 3 दिन से सोफे पर पड़ी सोचे जा रही थी कि क्या उसे दफ्तर जाना चाहिए, किंतु इससे भी अधिक चिंता उसे इस बात की थी कि अभी टेलीफोन की घंटी बजेगी और गोपाल वर्मा उससे पूछेंगे, सुषमा ठीक तो वो दफ्तर क्यों नहीं आ रही। बच्चे तो ठीक है, यदि कोई ज़रूरी काम था तो टेलीफोन पर ही सूचना दे देती। दफ्तर और घर में कुछ अंतर तो होना चाहिए। यहाँ कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो दफ्तर से किसी कर्मचारी को भेज दूँ या शाम को लौटते समय स्वयं चला आऊँ। मैं तो दौरे पर था, 4 दिन के पश्चात आया हूँ, तो पता चला है कि तुम 3 दिन से दफ्तर नहीं आ रही हो। और सिर को दोनों हाथों से दबोचे वह सोचने लगी, यदि घंटी बजे तो वह इन प्रश्नों का क्या उत्तर देगी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह सिर को याद दबा रही थी, मानो दिमाग को निचोड़ डालना चाहती हो ताकि इसमें ऐसी व्यर्थ बातें आए ही नहीं। परंतु प्रश्न तो यह था कि उसने दफ्तर में नौकरी करके यह परेशानी मोल ही क्यों ली थी। उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं था। रहने के लिए अच्छा फ्लैट था जिसे उसने खूब भली प्रकार से सजा रखा था। पति की पेंशन से अच्छी गुजारा हो जाती थी। 3 सुंदर और स्वस्थ बच्चे थे। वह स्वयं ऐसा अच्छा जीवन व्यतीत करती थी कि 40 वर्ष की होने पर भी कोई उसे 3 बच्चों की मां नहीं कह सकता था। वह अफसरों के क्लब की सदस्य थी और अपने पति के मित्रों और उनकी पत्नियों में लोकप्रिय थी। समय व्यतीत करने के लिए उसने कई प्रकार के जंगली पौधे लगा रखे थे। कभी चित्र भी बनाती और कभी किताबें लाकर पढ़ती थी। बच्चे अब उस पर अधिक निर्भर नहीं थे। बड़ी लड़की निशी, जो उसकी जवानी के दिनों की प्रतिमा दिखाई देती थी, अब कॉलेज चली गई थी। दोनों लड़के स्कूल में थे। सुषमा अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखने का यत्न करती, फिर भी उसका मन उचट रहा था। पति के जीवन में वह जिस प्रकार के दैनिक सुख सुविधाओं की जीवन की आदि हो चुकी थी, उसका कोई निशान भी बाकी नहीं था। अब तो मानो वह एक नाव चला रही थी जिसमें उसके जवान हो रहे बच्चे सवार थे, जिनकी उछल कूद से कभी कभी नाव डोलने लगती थी। नाव को ठीक दिशा में रखने के लिए चप्पू चलाते चलाते उसके हाथ थक जाते थे। उसे अब अनुभव होने लगा था कि पैसा और पेंशन ही सब कुछ नहीं है। उसे समय बिताने के लिए किसी निश्चित कार्यक्रम की भी आवश्यकता है। जीवन में कोई ऐसा साथ भी होना चाहिए जिससे वह सुख दुख बांट सके, जिससे वह कठिन घड़ियों में परामर्श कर सके, जो बच्चों की देखभाल में उसका साथ दे। यदि बच्चे रात देर से आए तो वह अकेली बैठी उपन्यास ना पढ़ती रहे, किसी से कह सके कि वह स्कूल या कॉलेज से बच्चों को ले आए। ऐसी ही परेशानियां थी जो भूत के समान उसके सिर पर सवार रहती थी। हर समय इनके बारे में सोचते रहने की अपेक्षा उसने चौधरी साहब के कार्यालय की ओर से पेश की गई नौकरी स्वीकार कर ली थी। यह मुलाजमत उकता देने वाली घड़ियों के लिए थी।
जब वह घर में अकेली रह जाती थी तब रमेश चौधरी की तस्वीर के सामने आंखें बंद किए खड़ी रहती या तरह तरह के विचार उसे परेशान किए रहते। वह 11 बजे जाकर 4 बजे लौट आती थी। इस नगर में उसका अपना कोई नहीं था, किंतु उसने इससे यहाँ रहने के लिए इसलिए चुना था कि उनका अपना फ्लैट था, बच्चों की शिक्षा का ठीक प्रबंध था, आवश्यकता के समय पति के मित्रों और कार्यालय से सहायता भी मिल जाती थी। नौकरी कर लेने के पश्चात उसका जीवन कार्यक्रम नियमबद्ध हो गया था। वह अपने आप पर भी अधिक ध्यान देने लगी। जो वस्त्र पहनने छोड़ दिए थे वह उन्हें फिर पहनने लगी। प्रत्येक कार्य नियमबद्ध हो गया और 5 घंटे दफ्तर में व्यतीत करने के पश्चात वह जब घर आती तो इतनी थकी होती कि बेकार के विचारों के लिए उसके दिमाग में कोई स्थान ही नहीं होता। वह एक प्याला चाय लेकर आंखें बंद किए आधा घंटा चुपचाप बैठी रहती। उसके पश्चात बच्चों के काम में लग जाती। किंतु यह नौकरी भी तो उसकी वर्तमान कठिनाइयों का एक कारण थी। उसकी ब्रांच का अधिकारी गोपाल शर्मा कभी उसके पति के साथ ही काम कर चुका था। उसे भी युवा अवस्था में सुषमा के विधवा हो जाने का कम दुख नहीं था। सुषमा ने यह नौकरी गोपाल के अनुरोध पर ही स्वीकार कर ली थी, क्योंकि गोपाल ने ही उसके लिए केवल कुछ घंटे का एक काम निकाल लिया था, जिससे उसे घर से निकलकर कुछ समय बाहर गुजारने का अवसर मिल गया था। गोपाल के रूप में सुषमा का एक भले मनुष्य से परिचय हुआ था, जो सुषमा को परेशान देखना नहीं चाहता था। उसका कथन था कि यदि वह अपने एक पुराने मित्र की विधवा के लिए इतना कुछ भी नहीं कर सकता तो वह मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं है। और सुषमा के थके हुए हाथ को जब सहारा मिला तो उसने अपने बाजू इस दीवार पर रखने में संकोच नहीं किया। वह अपनी समस्याएं गोपाल से कह देती थी और उनके संबंध में उससे परामर्श करती। इस प्रकार गोपाल सुषमा के फ्लैट पर भी आने जाने लगा। बच्चे एक भले पुरुष को घर पर पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे भी अपने छोटे छोटे काम गोपाल अंकल से कहने लगे। गोपाल के पास बहुत सारी सरकारी साधन थे, जिनसे सुषमा और बच्चों को बहुत सहायता मिल रही थी। प्राय गोपाल घर लौटने से पहले सुषमा के यहाँ कुछ क्षणों के लिए रुक जाता। कभी बच्चे कहते तो उनके साथ कैरम खेलने लगता, कभी चाय भी हो जाती। इस प्रकार बच्चों के जीवन का सूनापन कुछ हद तक दूर हो जाता और दोनों छोटे लड़के तो अब होमवर्क में भी गोपाल से सहायता लेने लगे थे। निशी को कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होती तो वह भी बिना संकोच गोपाल से कह देती। अब गोपाल अंकल इस घर में कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं थे। दफ्तर में भले ही वे सुषमा के अफसर थे, किंतु घर में वह परिवार के एक दयालु मित्र के नाते आते थे। उन्हें सबको हंसता खेलता देखकर प्रसन्नता होती। इसी से संतुष्ट होकर वे घर चले जाते। वह एक कर्तव्य था जिसकी पूर्ति में उन्हें आनंद भी आता और गौरव का अनुभव भी होता। यदि गोपाल एक सप्ताह के लिए बाहर चले जाते तो बच्चे उनकी प्रतीक्षा करने लगते। सुषमा के बहुत से काम भी रुक जाते जो वह दफ्तर के सेवकों द्वारा करा दिया करते थे। दफ्तर से समय निकालना सुषमा के लिए संभव नहीं था और छुट्टी के दिन तो घर के काम समेटने और बाजार जाने में ही बीत जाते थे। गोपाल अंकल एक वृक्ष की भांति बनते जा रहे थे।
जिसका सहारा भी था और घनी छाँव भी। उनके आने से सुषमा को मानसिक तनाव बहुत हद तक कम हो गया था। अब वह यह नहीं सोचती थी कि यह कार्य कैसे होगा, वहाँ कौन जाएगा। गोपाल बहुत सी समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे। इसी कारण सुषमा उन्हें घर की छोटी छोटी बातें भी बताने लगी थी। हाँ, एक बात जिसमें वह गोपाल को अपना राजदार नहीं बना सकी थी। युवा अवस्था में पहुंच रही उसकी लड़की निशी योग्य भी थी और सुंदर भी। वह इस आयु में निशी को किसी पुरुष के बहुत निकट नहीं आना देना चाहती थी। बच्चों ने घर पर बैडमिंटन का नेट लगा रखा था। शाम को बच्चे जब खेलते तो गोपाल भी कई बार खेलने में शामिल हो जाता, परंतु सुषमा का प्रयास यही रहता कि निशी गोपाल की पार्टनर ना बने। उसने निशी के बारे में कभी गोपाल को अधिक कष्ट नहीं दिया। उसके अधिकतम काम वह स्वयं ही निपटा आती थी। निशी सुषमा के पास उसके पति की अमानत थी, जिसमें वह किसी प्रकार का विकार देखना नहीं चाहती थी। निशी के कॉलेज का एक युवक उसके साथ बैडमिंटन खेलता था। अच्छा सुंदर लड़का था। सुषमा को निशी के उससे मिलने पर अधिक आपत्ति नहीं की। एक दो बार रंजीत निशी को अपनी कार में घर छोड़ने आया तो सुषमा ने बुरा नहीं माना, परंतु जब निशी रंजीत के घर जाने लगी तो सुषमा के कान खड़े हुए। यदि देर तक रुकना हो तो निशी वहां से फ़ोन कर देती। सुषमा को यह पसंद नहीं था। वह इस कली को फूल बनने से पूर्व भटकने देना नहीं चाहती थी। इसीलिए वह यही चाहती थी कि यदि निशी को रंजीत से कभी मिलना भी हो तो वह उसे अपने ही घर बुला लिया करे। रंजीत का आना जाना बढ़ने लगा था, इसलिए उसने रंजीत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझा। वह यह काम गोपाल को नहीं सौंपना चाहती थी, ताकि कहीं कोई उलझन खड़ी ना हो जाए। उसने निशी के कॉलेज जाकर पता लगाया। रंजीत एक अमीर वकील का बेटा था, जिनकी हालात और समाज में स्थान सुषमा से कहीं ऊंचा था। खाते पीते शाह खर्च लोग, प्रत्येक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध। निशी को उनके यहाँ से कोई न कोई उपहार मिलता ही रहता था। यदि बात आगे चले तो सुषमा को उन लोगों के बारे में पूरा ज्ञान तो होना चाहिए। उसने वकील साहब के बारे में कोर्ट में अपनी जान पहचान के एक वकील से परामर्श किया तो वह चौंक उठी। वकालत के श्वेत बोर्ड के पीछे वकील साहब काला धंधा करते थे। वे तस्करों के वकील थे। आए दिन बड़ी बड़ी पार्टियां देते, जिनमें जज और बड़े बड़े अधिकारी भी भाग लेते। इसी संपर्क के कारण वह अपराधियों को बचा लेते थे और उनसे बड़ी बड़ी फीस लेते थे। यही नहीं, यहाँ तक शक था कि वकील साहब का भी तस्करी में हिस्सा है। नहीं तो दौलत की ये रेल पेल, ये कारें दवाते केवल वकील की फीस से नहीं चल सकती। इसीलिए सुषमा ने किसी न किसी बहाने से निशी को वकील साहब की कोठी पर जाना रोक दिया था। किंतु रंजीत तो अपने को अब चौधरी परिवार का ही एक सदस्य समझने लगा था। वह जब भी निशी को घर छोड़ने आता तो उसकी कार फल खाने पीने की चीज़ों से लदी रहती। कई बार वह अन्य मित्रों को भी साथ ले आता और रात 10-11 बजे तक संगीत और गपशप होती रहती। सुषमा समझती थी कि निशी की लगाम उसके हाथ से निकल रही है, जिसे वह पूरे बल से थामने का प्रयास कर रही थी, परंतु यौवन और धन की बाढ़ इतने जोर
की थी कि उसे अपने पाँव के नीचे से धरती खिसकती महसूस होने लगी थी। वह लाचार थी, फिर भी गोपाल को इस भंवर में नहीं लाना चाहती थी, किंतु एक रात स्थिति ने बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। रंजीत ने उससे आकर कहा कि उसके पिता 9 वर्ष की रात को एक बड़े होटल में पार्टी दे रहे हैं। वह निशी को भी पार्टी में ले जाना चाहता है। सुषमा निशी का ऐसी पार्टी में जाना ठीक नहीं समझती थी, किंतु निशो तो मानो दौलत की चमक दमक पर मस्त हो रही थी। उसने माँ से अनुमति ले ली थी। सुषमा एक परकटे पंछी की भांति फड़फड़ा कर रह गई। निशी के जाने के पश्चात भी उसे चैन नहीं आ रहा था। वह वेशभूषा बदलकर उसी होटल में हो रहे एक और समारोह में भाग लेने चली गई। सुषमा होटल की बालकनी में खड़ी खाना खा रही थी। नीचे हॉल में वकील साहब का हंगामा पूरे यौवन पर था। कितनी ही स्त्रियां पुरुष तड़क भड़क वेशभूषा में इस पार्टी में भाग ले रहे थे। संगीत की धुनों में कुछ सुनाई नहीं देता था, केवल सिगरेट का धुआं और शरीर ही ऊपर उठ रहा था। कितनी ही स्त्रियां और पुरुष हाथ पकड़े नाच रहे थे। युवा पीढ़ी तो मानो तूफान उठा रखा था। ग्लास टकरा रहे थे, रूप प्रदर्शन हो रहा था। वेटर रंगारंग पेयजल लिए घूम रहे थे। निशी भी बिना आस्तीन का लंबा काला गाउन पहने एक युवक के साथ नाच रही थी, किंतु उसके हाथ में गिलास और सिगरेट नहीं थे। हाँ, अगली पार्टी में यह भी संभव हो सकता था। धन और सुंदरता के उपासक किसी भी वस्तु को उसके स्थान से नीचे ला सकते हैं। सुषमा अधिक देरी है दृश्य सहन न कर सकी और लौट आई। उसने निशी के घर आने पर कुछ नहीं पूछा। 2 दिन के पश्चात रंजीत उनके यहाँ शाम को चाय पीने आया। उसके जाने के पश्चात सुषमा ने निशी से डोर टूक कह दिया, मैं नहीं चाहती कि रंजीत कभी हमारे घर आए। निशी यह वाक्य सुनकर चौंक सी गई थी। कुछ क्षण चुप रहकर बोली, यदि रंजीत यहाँ नहीं आएगा तो गोपाल अंकल भी नहीं आएंगे, और पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सुषमा दोनों हाथों में सिर को दबाए यूं सोफे पर दुबकी बैठी थी, मानो वह शीशे के घर में बैठी हो जिस पर चारों ओर से पत्थर बरस रहे